गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 और 11 जनवरी के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और कल जो मैंने सवाल पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये था कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार करने के लिए कौन सा संगठन $105 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। तो ये है विश्व बैंक। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए $105 मिलियन का परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। और यह परियोजना हुगली नदी पर यात्री और माल ढुलाई के लिए है। और याद कीजिए कि मैंने बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये असम के अंदर असम की बिजली क्षमता में उत्पादन को बढ़ाने के लिए 231 मिलियन का जो है ये लोन प्रदान करेगा। इसने भारत के साथ ये समझौता किया है। साथ ही ये किसके लिए है? ये है असम के लिए। और अगर मैं बेंगलोर की बात करूं, बेंगलोर के लिए $100 मिलियन का बेंगलोर बिजली वितरण प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए 100 मिलियन का लोन प्रदान करेगा। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानी के उत्पादन के लिए $10 मिलियन का लोन प्रदान करेगा। तो असम के अंदर 231 मिलियन, बेंगलोर के अंदर 100 मिलियन और हिमाचल प्रदेश के अंदर 10 मिलियन का लोन प्रदान करेगा। कौन? यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। लेकिन पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार करने के लिए $105 मिलियन का जो ऋण प्रदान करेगा यह है वर्ल्ड बैंक। किस राज्य ने मृदा जल का परीक्षण करने और कीट नियंत्रण के उपाय प्रदान करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का लॉन्च किया है? तो ये जो कृषि संजीवनी वैन है ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो है BS येदियुरप्पा। इन्होंने मिट्टी पानी का परीक्षण करने और कीट नियंत्रण के लिए उपचार का सुझाव देने के लिए कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया है। यह 40 वैन जिलों के प्रत्येक किसान सहायता केंद्र को आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य कृषि विभाग के जो कर्मी हैं वो मिट्टी और पानी के नमूने के आधार पर उत्पादन में सुधार के उपाय सुझाएंगे। तो याद रखिएगा, जो कृषि संजीवनी वैन है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक से रिलेटेड आप लोग कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा कि यहाँ के जो CM हैं ये हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वैजूभाई बाला। अभी हाल ही में हावेरी रेलवे स्टेशन का जो है इसका नाम बदलकर फ्रीडम फाइटर महादेव मैलर के नाम पे रख दिया जाएगा। कर्नाटक गवर्नमेंट ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस सिस्टम को लॉन्च किया है और उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बाउरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सोसाइटी, इसका भी नाम बदल दिया जाएगा और ये होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। आर्ट पार्क बेंगलोर एक सांस्कृतिक इनिशिएटिव है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस पार्क को बनाया जाएगा। इसके साथ ही निकारा सम्मान योजना और 3 ऐप हैं। एक है पथमित्रा ऐप, मेक संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप। ये तीनों ऐप जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और निकारा सम्मान योजना जो है ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो कर्नाटक से रिलेटेड आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो सीरीज़ है हिंदी करंट अफेयर्स की आपको ये कहीं से भी हेल्प कर रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और आज का जो टारगेट है वो है 1000 लाइक। तो इस सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें प्रेरणा मिल सके कि हम अपने करंट अफेयर्स को एक और उच्च स्तर तक ले जा सकें। NFHS मतलब कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के प्रतिकूल परिणामों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के प्रतिकूल परिणामों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है और इस समूह की अध्यक्षता करेंगी प्रीति पंत। और इस समिति का उद्देश्य क्या होगा? ये कुपोषण, अनीमिया और C सेक्शन से जुड़े कारकों को सुधार करने के लिए हस्तक्षेपों की सिफारिश करेगी। और याद कीजिए कि अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी लासी रिपोर्ट लॉन्च की है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। इस रिपोर्ट के तहत जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 या 50 से ऊपर हो गई है उनकी जनसंख्या के बारे में और उनके अंदर जो रोग होते हैं जब वो 50 या 60 साल की आयु को क्रॉस कर जाते हैं वो किस मेंटल स्टेटस से गुजरते हैं, इसका जो कंप्लीट विवरण है ये लासी रिपोर्ट के अंदर पाया जाता है। तो याद रखिएगा, लासी रिपोर्ट को जिस मंत्रालय ने लॉन्च किया है वो भी है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का भी प्रभार है। हाल ही में किस राज्य ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के लिए
कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है और उसमें धिया दी लोहड़ी कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी माह को बालिकाओं को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की भी घोषणा की है और झुग्गी वासियों के लिए ये बसेरा योजना को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना ये इनिशिएटिव है पंजाब सरकार के द्वारा। और अभी उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से किसान की जो आय है वो दुगनी करने के लिए नई नई कृषि योजनाओं की तकनीकी जानकारी किसान तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो याद रखिएगा, किसान कल्याण मिशन योजना ये इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नामित किया गया है? तो अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी डॉक्टर राज अय्यर बने हैं। ये अमेरिकी सेना के आईटी कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे और अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन को भी निर्देशित करेंगे। तो याद रखिएगा, जो पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं अमेरिकी देश की सेना के लिए वो हैं डॉक्टर राज अय्यर। और अमेरिका से याद रखिए कि अभी हाल ही में अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया है। इस एक्ट के तहत जो भी पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए 50% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन और जो वाइस प्रेसिडेंट है ये हैं कमला हैरिस। इन दोनों को ही टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। और अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय विमान पर पाबंदी लगा दी है और तुर्की पर भी सैंक्शन लगा दिया है। तो अमेरिका से रिलेटेड इन कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। फतह-1 जिसका सफल परीक्षण किया गया है यह किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। याद रखिएगा, फतह-1 जो है ये एक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है पाकिस्तान सरकार के द्वारा। जस्टिस हिमा कोहली ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये है तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस हिमा कोहली। और अलग अलग राज्य के जो अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं उसको भी देख लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं आर.एस. चौहान। सिक्किम हाईकोर्ट के हैं जे.के. महेश्वरी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के हैं सुधांशु धूलिया। तेलंगाना हाईकोर्ट अभी बनी है हिमा कोहली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की है अरूप कुमार गोस्वामी। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के हैं पंकज मित्तल। और अभी मद्रास हाईकोर्ट के बने हैं संजीव बनर्जी। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों और आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो भारत जो है वो 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा। वो है तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोधी समिति। और अभी भारत न्यूज़ में क्यों है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टर्म्स में अगर बात करें तो? क्योंकि अभी हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की है। तो भारत जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। श्रम मंत्रालय के आयोग का प्रमुख कौन है जिसने मूल जीवन यापन वेतन भत्ते की सिफारिश की है? तो मूल जीवन यापन और भत्ते की जो सिफारिश की है उनका नाम है सीवी आनंद बोस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो अनुबंध श्रमिकों के कल्याण और विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए श्रम मंत्रालय के केंद्रीय सलाहकार अनुबंधन श्रम बोर्ड मतलब कि CACLB के तहत एक सदस्यीय आयोग बनाया गया था। IAS अधिकारी सीवी आनंद बोस जो आयोग के प्रभारी थे, इन्होंने रोजगार के नुकसान की स्थिति में एक जीवन यापन वेतन और भत्ते का भुगतान करने की सिफारिश की है। इन्होंने भारत के श्रम प्राधिकरण को एक नोडल निकाय के रूप में स्थापित करने की मांग की है। तो याद रखिएगा, श्रम मंत्रालय आयोग के जो प्रमुख हैं सीवी आनंद बोस, इन्होंने मूल जीवन यापन वेतन या भत्ते की सिफारिश की है। इनका नाम है सीवी आनंद बोस। वित्त मंत्रालय ने कितने नागरिक केंद्रीय सुधार निर्धारित किए हैं जो राज्यों की उधार सीमा से जुड़े हैं? तो ये हैं टोटल 4। वित्त मंत्रालय के अनुसार राज्यों को 4 क्षेत्रों में नागरिक केंद्रीय सुधारों को पूरा करने पर GSDP के 0.25% के बराबर
अतिरिक्त धन जुटाने की अनुमति मिलती है। और इन चार क्षेत्रों में एक है वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा है व्यापार करने में आसानी, तीसरा है शहरी स्थानीय निकाय सुधार और चौथा है ऊर्जा के क्षेत्र में राज्यों की उधार सीमा से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर है 4। सत्य पॉल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये एक फैशन डिज़ाइनर थे। इनका जो जुड़ाव था वो फैशन डिज़ाइनिंग से था और अपने समकालीन साड़ी डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यपाल का 79 वर्ष की आयु में तमिलनाडु में निधन हो गया। पायनियर्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है? तो पायनियर्स कार्यक्रम को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य छोटे हार्डवेयर का उपयोग करके खगोल भौतिकी विज्ञान पर शोध करना है। हाल ही में नासा ने पायनियर्स कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 4 छोटे पैमाने के खगोल भौतिकी मिशनों को मंजूरी दी है और इन कॉन्सेप्ट्स में एस्परा, पंडोरा और स्टारबस्टर्स नामक छोटे उपग्रह और पियो नाम का एक गुब्बारा मिशन भी शामिल है। तो याद रखिएगा, पायनियर्स जो है ये अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम है। राष्ट्रपति ने किस कैडर के अधिकारियों को AGMUT कैडर, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित कैडर के साथ विलय करने के लिए एक अध्यादेश को जारी किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। यह जो कदम है इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में काम करने की अनुमति। तो जो भी IAS, IPS और IFS अधिकारी हैं वो अब इन राज्यों में, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे इन्हें काम करने की अनुमति प्रदान करेगा। विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए एक रोबोट तकनीक का उपयोग किया। तो इसको उपयोग करने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो इसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस यह भारत की पहली एयरलाइन बनी है जिसने वायुयानों के अंदरूनी हिस्सों को साफ और कीटाणु रहित करने के लिए एक रोबोट तकनीक का उपयोग किया है। और इस एयरलाइन का नाम क्या है? इसका नाम है बोइंग 737-800। इस विमानों को कीटाणुरहित करने के UV कीटाणु शोधन लैंपिंग प्रणाली से लैश एक पैराबैगनी रोबोट उपकरण का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन जो बनी है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RO सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है केरल। केरल के राज्यपाल ने विधानसभा में घोषणा की है कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RO सेवा शुरू। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि राज्य की पहली उभयचर जल बस की भी लॉन्च की जाएगी। और अभी केरला राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट केफॉन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जाएगी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट को लॉन्च किया गया है और एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है ब्रेक द चेन कार्टून। केरला के CM का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत की किस नागरिक संस्था ने पीरियड रूम पहल शुरू की है? तो ये है ठाणे नगर निगम। किस संगठन ने 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में एक मुफ्त डोमेन नाम प्रदान करने की घोषणा की है? भारत का जो प्रमुख गैर लाभकारी संगठन है इसका नाम है निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यह 2003 से बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रहा है और हाल ही में इस संगठन ने घोषणा की है कि यह 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी एक मुफ्त अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम, मतलब कि प्रदान करेगा। और इससे रिलेटेड आपको
चारों ऑप्शंस के आप यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। ICANN इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। निक्सी का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। DSCI क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और एपनिक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। NSO मतलब कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में GDP मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी जो वृद्धि है या फिर संकुचन कितना होगा? तो ये होगा -7.7%। NSO के द्वारा भी जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि GDP जो है वो 7% गिरावट होने का अनुमान है। और जो चालू वित्तीय वर्ष है इसमें कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में संकुचन का अनुमान है। तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसको छोड़कर जितने भी सेक्टर्स बच गए हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंदर भारत का जो GDP है वो है -7.7% अकॉर्डिंग टू NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किस भारतीय बैंक ने IIT कानपुर के साथ मिलकर फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है और स्थापना के लिए IIT कानपुर और फर्स्ट मतलब कि फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके साथ साझेदारी की है। यह इनोवेशन सेंटर जो है ये IIT परिसर में स्थापित किया जाएगा जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी समाधानों में अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक जो है ये IIT कानपुर के साथ मिलकर फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा। और अभी जो वर्तमान में जो टोटल PSU बैंक्स हैं वो हैं कितने? 12। इसमें विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज कर दिया गया है और यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है। और आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय हुआ है वो हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर और इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक में विलय हुआ है। तो टोटल जो अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक हैं वो है 12। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मतलब कि PIDF का प्रबंधन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है BP कनुंगो। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देशों की घोषणा की है और इसका जो लक्ष्य है यह Tier 3 से Tier 6 केंद्रों तक अधिक डिजिटल भुगतान अवसंरचना के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। तो याद रखिएगा BP कनुंगो को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का प्रबंधन करने के लिए RBI द्वारा गठित सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का थीम क्या है? तो 16वें संस्करण का जो थीम है प्रवासी भारतीय दिवस का वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ये भी बताएं कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।